हाय फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6 क्लास का ये पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जो पढ़ा, जो नोट्स बनाया, वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ है, आदिम मानव को सब बनाने में उन्हें खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक बनने में 30 लाख साल लगे। आदिम मानव का जो पहले का अवस्था था, आदिम मानव अवस्था जिसको कहते हैं, वो तो मुझे आप लोगों को भी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आदिम मानव की अवस्था में किस तरह मनुष्य जीवन यापन करते थे। मनुष्य आदिम मानव की अवस्था में खाना के लिए, भोजन के की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे और उसी को कहा जाता है आदिम मानव अवस्था। उस समय मनुष्य खाद्य संग्राहक थे, खाद्य का संग्रहण करते थे। लेकिन जब मनुष्य फसल उपजाना सीख गए, पौधे उगाना सीख गए, तो वो खाद्य उत्पादक बन गए। तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में मनुष्य को 30 लाख साल लगे। और एक बार जब मनुष्य ने उन्नति का रास्ता अपना लिया तो फिर वो बहुत तेजी से उन्नति करते चले गए। आदिम मानव पहले जो है सुरक्षा की दृष्टि से समूह बनाकर रहते थे। आदिम मानव पहले की सुरक्षा की दृष्टि से वो लोग समूह बना के रहते थे, चूंकि उन्हें अक्सर गुफाओं में या बड़े पत्ते वालों वृक्ष के नीचे शरण लेना पड़ता था। तो वो तो जंगल रहता था, तो जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता था। तो वो अक्सर समूह बना के रहते थे, जिसके कारण कि एक दूसरे को सुरक्षा देते थे। फिर आगे है, आदिम मानव जब एक जगह की भोजन को खाकर समाप्त कर लेते तब भोजन की तलाश में दूसरी स्थान पर चले जाते थे। तो आदिम मानव तो पहले खाद्य संग्राहक थे, खाद्य उत्पादक बनने में तो उसको 3 लाख साल लग गए। तो वो एक जगह का भोजन जब खा के समाप्त कर लेते थे, सारा फल फूल जो भी कंदमूल, उसके बाद वो भोजन की तलाश में फिर दूसरे जगह जाते थे। और फिर दूसरे जगह जब भोजन वहाँ भी समाप्त हो जाता था तो फिर दूसरे जगह और उस जगह फिर पुनः वापस लौटते, जिस जगह का समाप्त हो गया रहता था वहाँ फिर फल उग जाता था। तो इस ढंग से जीवन यापन करते थे आदिम मानव। मनुष्य बड़े गुफाओं में या बड़े पत्ते वाले पेड़ के नीचे रहते थे। ये तो मैं बता चुका हूँ कि मनुष्य बड़े गुफाओं में या बड़े पत्ते के पेड़ के नीचे रहते थे। अब है, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मनुष्य आग का इस्तेमाल करते थे। आग एक मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण खोज था। और आग से जंगल में रहते थे तो उन्हें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता था। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो आग का इस्तेमाल अक्सर किया करते थे। अब आग का आविष्कार कैसे हुआ, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालना होगा। आग जब 2 पत्थर आपस में टकराया तो उसको नीचे गिरने से जो सूखे पतवार थे उसमें आग लग गया, इससे आग का आविष्कार हुआ। आदि मानव को समझ में आ गया कि पत्थर के टकराने से आग लगता है और इस ढंग से आग का आविष्कार हुआ। पत्थर का इस्तेमाल आग उत्पन्न करने और हथियार या औजार बनाने में होता था। पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ आग उत्पन्न करने के लिए ही नहीं होता था, पत्थर से हथियार भी बनता था और औजार जो बनता था वो सारा पत्थर का ही बनता था। बड़े पत्थर के कुछ औजार पंजाब के सोहन नदी के घाटी में मिले हैं। कहा जा रहा है कि पत्थर का इस्तेमाल औजार बनाने में होता था और पत्थर का जो हथियार, कुछ औजार जो है पंजाब के सोहान नदी के घाटी में मिला है। कुछ स्थान जैसे कश्मीर में जानवर के हड्डियों के भी औजार मिले। जानवर के हड्डी से भी औजार बनाया जाता था, तो उस टाइप के औजार हमें कश्मीर से प्राप्त होते हैं। आगे बताया जा रहा है, पत्थर के बड़े टुकड़े से कुल्हाड़ी और बसूली बनाए जाते थे। पत्थर का जो बड़ा टुकड़ा था उससे बसूली और कुल्हाड़ी बनाया जाता था। भारी भरकम हथियार बड़े टुकड़े से बनाया जाता था और उसका जो छिलना, जो टुकड़ा होता था, उससे धारदार छुरी बनाया जाता था, खरचनी बनाया जाता था, तीर और भाला का नोक बनाया जाता था उससे। अब है, आदिम मानव के हथियार हमें प्रायः नदी घाटियों में मिलते हैं। अब प्रायः हमें आदिम मानव के हथियार नदी घाटियों में मिलते थे। नदी घाटियों में क्यों मिलते हैं, तो पहले
आज की तरह समरसेबुल और चापाकल तो होता नहीं था। तो आदिम मानव अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन के लिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। खाना के बिना हम 10 दिन 12 दिन अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम जीवित तो रह सकते, लेकिन पानी के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। कुछ दिन तो इस तरह, इसलिए पानी के कारण, पानी के उपलब्धता के कारण आदि मानव जो है अक्सर नदी किनारे बसे रहते थे। और वहाँ नदी किनारे रहते थे, चूँकि वहाँ से जो है नदी किनारे गाछ वृक्ष फल फूल भी उगते थे अधिक, चूँकि वहाँ पानी की कमी नहीं रहती थी। इस वजह से भी वो नदी किनारे, इस कारण हमें नदियों के किनारे इस प्रकार के उन आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकतर हथियार हमें मिलते हैं। अब आगे है, पत्थर के छोटे टुकड़ों को धारदार बनाकर उसे छुरी कुरी तो मैं बता चुका हूँ। फिर पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को अस्मोपकरण कहते हैं। ये जो औजार थे हड्डी के और पत्थर के, इन्हें पुरातत्ववेत्ता जो होते थे वो अस्मोपकरण कहते थे। पुरातत्ववेत्ता का अर्थ मतलब हुआ कि पुरातत्व सामग्री, जो हमारे पुराने सामग्री हैं जिससे हम आज के इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते थे पुरातत्ववेत्ता। उन्हीं को करते हैं जो उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब इस युग में पत्थर का इस्तेमाल खूब होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इस युग में पत्थर का इस्तेमाल, आदि मानव युग जो था, इस युग में पत्थर का इस्तेमाल बहुत होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। इस्तेमाल किए जाने वाले औजार के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य और उत्तर। यानी प्राचीन पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण उपयोग में किए जाने वाले औजार के आधार पर बांटा गया है। अब मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों को 3 अलग अलग श्रेणियां, यहाँ जो है कि मानव विकास के 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजार की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। तो पहले जो है मनुष्य जो पत्थर का औजार होता था वो अपने तरह तरह के इस्तेमाल में लाते थे, जैसे मरे हुए पशुओं का मांस काटना, उसका खाल उतारना, हड्डियों को फाड़ना आदि कामों के लिए वो जो है इन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। और समय के साथ साथ इन हथियारों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। इन्हीं औजार के परिवर्तन के स्वरूप को हम इस युग को 3 अवस्था में बांटते हैं पाषाण युग को: पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। पूरा पाषाण युग का औजार जो होता था वो नाशपाती के आकार का होता था और इसके दोनों ओर लंबी धारें होती थी। पूरा पाषाण युग का औजार होता था वो होता था गिट्टी नुमा होता था, जिसको अगर हम गराफे की तरह इस्तेमाल करते, भारी भरकम हथियार होता था और उसमें काटने के लिए तेज धार बनाया जाता था। हाथ का कुल्हाड़ी के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। और मध्य पाषाण युग का जो औजार यहाँ फिर है, मध्य पाषाण युग के औजार छेद करने वाले तीर की नोक, खुरचनी आदि। तो मध्य पाषाण युग का औजार जो कुछ और बारीक हुआ, वो जो है और छोटे छोटे एकदम तेज धार वाले तीर, छेद करने वाले तीर, खुरचनी आदि जो है इस्तेमाल में आने लगा औजार। उत्तर पाषाण युग का औजार जो है नोकदार, चंद्रकला के आकार का और खुरचने वाली आदि। इस युग में मनुष्य ने भोजन प्राप्त करने की तरफ, उत्तर पाषाण युग में जो है औजार नोकदार और चंद्रकला यानी चांद के आकार का औजार जो है होता था। और इसी युग में मनुष्य जो है उत्तर पाषाण काल में ही भोजन प्राप्त करने की भी दक्षता प्राप्त कर लिया था। अब है यहाँ की आदि मानव गर्मी के दिन में तो बिना कपड़े के रह जाते थे, पर बरसात और ठंड में वो पशुओं के खाल या वृक्ष की छाल पहनते थे। आदि मानव गर्मी के दिन में तो बिना कपड़े के भी रह जाते थे, लेकिन ठंडी और बरसात के दिनों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो वो जो है पशुओं की खाल और वृक्ष की छाल पहन लेते थे। अधिकतर वो मृग चर्म ठंड के दिन में पहनते थे, जो उन्हें गर्म रखने के लिए पर्याप्त होता था।
अब आगे स्थिर जीवन का आरंभ। अब देखते हैं कि वो तो हमारा जीवन अस्थिर नहीं था, इधर से घूमना फिरना। अब यहाँ से होता है स्थिर जीवन का आरंभ। आदि मानव के स्थिर जीवन का आरंभ होता है धातुओं की खोज, कृषि की विधि सीख लेने के बाद मनुष्य का जीवन जो है स्थिर हो गया। वही दिया वहाँ की धातुओं खोज हो जाने के बाद और कृषि की विधि सीख लेने के बाद मनुष्य का जीवन स्थिर हो गया। धातुओं की खोज से पेड़ काटना आसान हो गया। आरंभ में तांबे की खोज हुई, तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई जैसे रांगा, जास्ता, शीशा। उन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाया। तो धातुओं की खोज और कृषि की विधि सीख लेने के बाद मनुष्य का जीवन जो है वो स्थिर होता गया। जैसे जैसे आदमी अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया उसे उसे उसको अधिक सुविधा से जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती चली गई लालसा उसके अधिक सुविधापूर्ण जीवन बिताने की। कुछ इन सभी चीज़ों की खोज ने उनके जीवन को और आसान बना दिया। कृषि की खोज से उन्हें अब एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। वो अपने भूमि पे अन्न उपजाते और उसको स्टॉक करके रख लेते थे और साल भर उसको खाते थे। तब उसके पास समय भी बच जाता था। और धातुओं की खोज होने से फायदा हुआ उनको कि वो जो जंगल था उनको पत्थर के औजार से वृक्ष काटने में थोड़ा परेशानी होता था, तो धातुओं का औजार जो होता था ज़्यादा कारगर होता, तो वृक्ष काटना आसान हो गया, जंगल साफ करना, जिससे कि खेती योग्य भूमि बना। कृषि योग्य भूमि से वो अनाज उपजाए और अपना जीवन जो है अस्थायी रूप से व्यतीत करने लगे। आरंभ में तांबे की खोज हुई, तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाएगी जैसे रांगा, जास्ता, शीशा। उन्हें मिलने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाया। जिस युग में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ धातुओं के औजार का इस्तेमाल करने लगे उस युग को ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। पहिए की खोज ने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। पहिया की खोज जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है, ऐसा कहा गया है। अब जो है व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना आसान हो गया। अब व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पहले या तो पैदल चल के जाते थे या घोड़ा से जाते थे तो उन्हें परेशानी का सामना करता था, या भारी भरकम सामान को ले जाने में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब पहिए का आविष्कार हो गया तो पहिए वाला गाड़ी बन गया। ऐसी गाड़ी बन गया जिसको कोई पशु खींचता था पहिया, तो उसमें ज़्यादा सामान हम लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। तो व्यापार एक तरह से सुलभ हो गया, आसान हो गया व्यापारियों के लिए। तो ये था अस्थाई जीवन का आरंभ किस प्रकार हुआ। आप लोग जान गए कि धातुओं की खोज, और मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि धातुओं की खोज और कृषि की विधि सीख लेने के बाद आदि मानव अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। अब आगे है प्रारंभिक गांव। पहले मनुष्य सुरक्षा की दृष्टि से बड़े समूह बनाकर रहते थे। जब लोगों का जीवन अस्थायी हो गया तो वो समूह तो बने रहे परंतु काम के लिहाज से पारिवारिक इकाइयां बन गई। पहले क्या था कि मनुष्य जब खाद्य संग्राहक थे, एक जगह से दूसरे जगह खाद्य के संग्रहण के लिए जाते थे, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे, या कोई जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के आदिम जनजाति ही कोई उस पर अटैक न कर दे, तो वो सब जो है समूह बना के रहते थे और एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो जब अस्थाई जीवन पद्धति हो गया तो उसके बावजूद भी समूह तो बना रहा, लेकिन पारिवारिक इकाई बन गया। अब जो है पारिवारिक इकाई बन गया काम के लिहाज से। जो लोग अनाज उपजाते थे उसका अलग यहीं से होता है। यहीं से एक तरह से कहिए कि आज जो हमारा समाज जो है जाति बिरादरी में बटा हुआ है, उसका प्रारंभ कहिए कि यहीं से होता है, उसका यहीं से प्रारंभ होता है। मनुष्य जो है जब अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगा तो उस पारिवारिक इकाइयों में बट गया। अब प्रारंभिक गांव अधिकतर नदी घाटियों और समतल मैदानों में बसते थे। प्रारंभिक गांव जो है नदी घाटियों और समतल मैदान में बसते थे। इसके पीछे का कारण क्या था कि समतल मैदान अन्न उपजाने के लिए, आप अगर पहाड़ी इलाका रहेगा, ईंट पत्थर से भरा हुआ भूमि रहेगा, तो उसमें आपको
अन्न उपजाना बहुत दुभर होगा, और अगर यदि समतल मैदान हो, अच्छा हो, तो उसमें अन्न उपजाना अधिक आसान होगा। और नदी के घाटियों के किनारे इसलिए बसते थे लोग ताकि उस समय जो है बोरवेल या पंपिंग सेट या इस टाइप की कुछ नहीं था, तो सिंचाई का साधन एकमात्र था वो नदी था। इस वजह से लोग नदी घाटियों में अक्सर बसते थे। गांव छोटी थी और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थी। गांव तो छोटा था और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थी। ये सुरक्षा के लिहाज से भी था कि एक दूसरे से सटा हुआ था कि कुछ भी जंगली जानवर से खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दूसरे से सटा हुआ रहता था। झोपड़ियों के क्षेत्र को मिट्टी के दीवार या कांटेदार झाड़ियों के बार से घेर दिया जाता था। झोपड़ी का जो क्षेत्र होता था उसको मिट्टी के दीवार और कांटेदार झाड़ियों के बार से घेर दिया जाता था। आम तो उसके बाद होता था कि झोपड़ी जो है फूस का रहता था, उस पर घास पतवार धर धर के बनाया जाता था। आमतौर पर गांव जो है खेत की अपेक्षा अधिक ऊंची भूमि पर होता था। गांव जो है खेत के अपेक्षा अधिक ऊंची भूमि पर होता था। एक एक कमरे, झोपड़ियाँ एक एक कमरे का होता था। अब भोजन पका कर खाया जाता था। अब जो है भोजन जो है पहले की अपेक्षा कच्चा नहीं खाया जाता, भोजन को पका कर खाया जाता था। मांस को भी भून कर खाया जाता था। अब और जो खाना पकाने के बाद जो आग होता था, ठंड के मौसम में पूरा परिवार उसी आग के चारों ओर सोते थे। पत्थर के बीच में अनाज पीसा जाता था। जरा सोचिए कि कैसा वो युग होगा कि पत्थर के बीच में लोग अनाज पीस के खाते थे। आरंभ में स्त्री मिट्टी का बर्तन बनाती थी, इसे धूप में सुखाती थी। आगे चलकर इन बर्तनों को आग में पकाया जाने लगा। आरंभ में स्त्री जो है मिट्टी का बर्तन बनाती थी, धूप में सुखाती थी और इस पे खाना बनाती थी, लेकिन आगे चलकर इस बर्तन को, सूखे बर्तन को आग में पकाया जाने लगा। इससे और अधिक मजबूती मिल गया बर्तन को। और ये बर्तन आज हमें कहीं कहीं खनन के दौरान मिल भी जाते हैं। ताम्रपाषाण युग का मानव आभूषण और सजावट का शौकीन था। अब जो है मानव आभूषण और सजावट का भी शौकीन हो गया। तो उस समय सोने चांदी तो थे परंतु उनका कहिए कि खोज नहीं हुआ था, अभी खोज नहीं पाए थे ये लोग। तो हड्डियों और सीपियों का आभूषण पहनते थे ये लोग। उस समय हड्डी और सीपियां होते थे जो समुद्र से प्राप्त होते हैं, तो उन सब चीज़ों से जो है ये आभूषण पहनते थे। मनुष्य अब कपास के पौधे से रुई कपड़ा बनाने की विधि भी सीख लिया था। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। अवकाश का जो समय होता था वो खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। जब लोग गांव में रहने लगे तब उनके लिए नियम और कानून के अब जब लोग गांव में रहने लगे तो उनके लिए नियम और कानून की आवश्यकता महसूस हो गई। चूँकि अब एक जगह जब अस्थायी रूप से रहने लगे तो किसी भी समाज, समूह या परिवार हो, किसी भी उसको कुछ खास नियमों की आवश्यकता होती है। अस्थायी रूप से एक जगह जब लोग रहते हैं तब ही एक अच्छा जीवन लोग व्यतीत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह निश्चित करना था कि किस व्यक्ति को क्या काम करना। सबसे पहले ये निश्चित करना था कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन पशुपालन करेगा, कौन कृषि करेगा, कौन गांव की देखभाल करेगा। तो ये निश्चित करना था। यह निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। जो सारा गांव मिलकर निर्णय करता था कि कौन क्या काम करेगा। मान लिया जाए जो हट्टे कट्टे नौजवान जो होते होंगे उसको गांव की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी जाती होगी, कुछ को कृषि करने की जिम्मेदारी, कुछ को और कुछ कामों में। इस ढंग से ये निर्णय सारा किसको क्या करना है गांव मिलकर करता था, सारा गांव मिलकर। गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति ही प्रायः मुखिया होता था। सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है वो ही प्रायः गांव का मुखिया, चूंकि उन्हें उस टाइम वृद्ध व्यक्ति को सबसे बुद्धिमान माना जाता था और होते भी है, अनुभव उनके पास बहुत होता है, इसलिए वृद्ध व्यक्ति को ही गांव का मुखिया माना जाता था। उस समय के मनुष्य कुछ सवालों में उलझे थे, जैसे सूर्य क्यों निकलता है, ऋतुओं परिवर्तन क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है आदि। उस समय जो है मनुष्य उलझे हुए थे बहुत सारे सवालों में। उस समय उन्हें लगता था सूर्य क्यों निकलता है, ऋतुएं परिवर्तन क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इन सारे सवालों में जो कुछ लोग जो है इस पे चिंतन मनन करके जो है इसका उत्तर निकाले। उनका कहना था कि आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देते थे।
और धरती की कल्पना एक ऐसी माता के रूप में की जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि धरती का जब कल्पना माता के रूप में की तो उनकी पूजा करना तो स्वाभाविक है। तो धरती का पूजा जो है मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्ति बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। तो मातृ देवी के रूप में धरती माता की जो है छोटी छोटी मूर्ति बनाई जाने लगी और उनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार कुछ मनुष्य चमत्कारी हो गए जो इन चीज़ों के बारे में बताए। तो इस प्रकार जो है इन सभी चीज़ों के बारे में जो बताए कि इन सभी चीज़ों के बारे में कि आकाश का एक देवता सूर्य को अनुमति देता है, धरती हमारी माता है, हम सबका पालन, तो जो भी इस प्रकार के वो चमत्कारी हो गए और वो जो है दावा करने लगे कि हम बीमारियों से रोग से मुक्त कर सकते हैं, रीतियों को परिवर्तन। तो इसी के बाद जो है पुरोहित का एक वर्ग तैयार हुआ। इसी से एक पुरोहित का वर्ग तैयार हुआ, उन्हीं लोगों में से जो समाज के लिए पूजा यज्ञ अनुष्ठान ये सारी चीज़ें करने लगा। और जब किसी की मृत्यु होती थी, अब हुआ क्या कि इस समय जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था, उन्हें जलाया नहीं जाता था, उस समय जमीन में गाड़ दिया जाता था। क्योंकि कि उस समय माना जाता था कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये नहीं सोचता था कि मृत्यु इनका जीवन खत्म हो गया, उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए करके उन्हें गाड़ दिया जाता था। बच्चों का जब मृत्यु होता था तो बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था और कभी कभी बड़ी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी शिलाओं से घेर दिया। जब कभी कभी समाधि स्थल था जहाँ कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे दफना दिया जाता था तो उसको बड़ी बड़ी शिलाओं से घेर दिया जाता था, जिसे महापाषाण कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे उस घेरे हुए समाधि को। सबके साथ बर्तन मन के चीज कब्र में रखी जाती है। सबके साथ बर्तन मन के चीज मतलब आदि चीज जो भी उस मनुष्य के उपयोग में लाए जाने वाले चीज है वो उनके कब्र में रख दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए ऐसा किया जाता था। मानव जीवन की इस उन्नति वाली अवस्था में भी एक चीज़ की कमी थी कि वह लिखना नहीं जानते थे। मानव जीवन के इस उन्नति वाली अवस्था में भी एक चीज़ की कमी थी जो कि वो लिखना नहीं जानते थे, वो लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और वो बता तो सकते थे किसी चीज़ के बारे में कि कैसे क्या करना है, कैसे कृषि करना है, कैसे अनुजाना है, कैसे शिकार करना है, लेकिन उसको लिख करके नहीं रख सकते थे। यही कारण है कि हमारे इन इतिहासों का स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत ही है, जो स्रोत मतलब बर्तन है और औजार हैं, इसी सब से हम इन इतिहासों का अध्ययन करते हैं। यहाँ कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिलता है। तो चलिए आज का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब कल देखेंगे नगरीय जीवन, कल का अध्याय होगा नगरीय जीवन का आरंभ। धन्यवाद।